Good morning, everyone. Welcome to Exact IS. Here I'm Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज का कहती है इट्स रिगार्डिंग गुड बिगनिंग सेज इंडिया ऑन यूएनएससी रिफॉर्म डॉक्यूमेंट वी ऑल नो इस मंथ की अभी कुछ दिनों से यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है यूएसए में, जिस रिगार्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस विजिट पर भी हैं। उन्होंने यूएन की मीटिंग अटेंड की, साथ के साथ क्वाड की भी मीटिंग अटेंड की। उसी रिगार्डिंग आज की एक न्यूज आई है, ये है यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। पहले हम समझते हैं यूनाइटेड नेशंस क्या है। यूनाइटेड नेशंस एक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में बनाई गई थी। इनिशियली इसमें अराउंड 50 के अराउंड मेंबर्स थे, बट विद टाइम इसमें नए नए मेंबर्स जुड़ते गए और आज की डेट में इसमें 193 मेंबर्स हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन होगा, ये सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं कि ये मेजरली काम क्या करता है। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रूल बेस्ड चीजें कंडक्ट होती रहे, साथ के साथ सबको प्रोटेक्शन मिले, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिले, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को फॉलो किया जाए, जो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको लॉस मिलते हैं वो सारे कंट्रीज में फॉलो हो प्रॉपर। साथ के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी यूनाइटेड नेशंस वर्क करता है। मतलब कि एक यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम समझ सकते हैं एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे सेक्टर्स पर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल पीस सिक्योरिटी बनी रहे, ह्यूमैनिटेरियन लॉज इंश्योर रहे, हर एक चीज रूल बेस्ड के हिसाब से बने, कोई भी कंट्री अपनी हेजेमोनी या फिर अपने हिसाब से वर्ल्ड को गवर्न न करने की कोशिश करे। इन सब के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था 1945 में। इंडिया भी इसका मेंबर है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। बेसिकली 6 मेजर कंपोनेंट्स इसके हैं। पहला है जनरल असेंबली, सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज इकोसॉक, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सिक्स्थ वन इज सेक्रेटेरिएट। एक एक करके समझते हैं। पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो भी चीजें हमें साल भर में कंडक्ट करनी है उन सबको जनरल असेंबली में डिस्कस किया जाता है। जनरल असेंबली एक डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जिसमें हर एक कंट्री का एक स्टेक रहता है। जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स है, सारी कंट्रीज इसका पार्ट है। हर कंट्री अपना एक वोट रखती है, हर एक कंट्री के पास इक्वल वोट है। किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए रहती है। साथ के साथ पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, हर एक कंट्री का एक वोट रहता है। हर साल सितंबर के मंथ में ये जनरल असेंबली मीट होती है, किसी ना किसी का जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वहां पर मीटअप होता है। हर साल इस जनरल असेंबली का पॉलिसी बनाई जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं। इसी के रिगार्डिंग अभी जो है यूनाइटेड नेशंस की मीट चल रही थी यूएसए में। देन सेकेंड बॉडी की बात करते हैं, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया जो है बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल में ही रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। इसके अंतर्गत 15 मेंबर स्टेट रहते हैं। 15 में से 5 मेंबर्स परमानेंट है, वो है चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। ये 5 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स मानी जाती है। बाकी जो 10 कंट्रीज बची वो हर साल रोटेट हो करके अलग अलग कंट्रीज को बनाया जाता है। 2022 में इंडिया के पास भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की टेम्परेरी मेंबरशिप का टेन्योर चल रहा था, अब वो टेन्योर खत्म हो चुका है। बात करते हैं रिफॉर्म्स की। बेसिकली इंडिया चाहता है कि जो ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं उस एम्बिट को बढ़ाया जाए। मतलब कि जब यूनाइटेड नेशंस बना था तब उसमें कम कंट्रीज थी, उस समय की प्रॉब्लम्स भी लिमिटेड थी। अब समय के साथ साथ कंट्रीज की मेंबरशिप भी बढ़ी है, साथ के साथ नए नए अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है, जिस वजह से हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेशन होना एज अ परमानेंट मेंबर बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली बात यह है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कुछ डिसाइड किया जाता है, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है,
तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स के बाद एक बहुत ही अच्छा पावर है जिसे बोला जाता है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब कि किसी भी रिजोल्यूशन को रोक लगाने के लिए ये 5 परमानेंट कंट्रीज उसको अपना वीटो पावर यूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री ने रिजोल्यूशन लाया, अगर ये रिजोल्यूशन इन 5 मेंबर्स के फेवर में नहीं है तो कोई भी एक कंट्री भी अगर वीटो पावर यूज कर लेती है ना तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है। इसलिए कई बार चाइना हो गया, ये चाइना ने कई बार कुछ चीजें अपने वीटो पावर का मिसयूज किया है और इंडिया के फेवर में होने से चीजों को रोका है। इसलिए इंडिया जो है वो कंटिन्यू डिमांड कर रहा है कि बढ़ते हुए बदलाव को, चेंजेस को देखते हुए परमानेंट काउंसिल को भी बढ़ाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए ताकि इंडिया भी अपनी बात रख सके। देन नेक्स्ट इज इकोसॉक, इकोनॉमिक, सोशल, इन सबसे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, मैटर्स होते हैं, वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई, इन सबको डिस्कस करने के लिए यूनाइटेड नेशन का ये कंपोनेंट वर्क करता है। नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का अब कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है। 1945 में ही ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था। हम सब जानते हैं उस टाइम पे कुछ जो कंट्रीज थी वो सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थी। सो जब जो कॉलोनलाइजेशन का पीरियड खत्म हुआ उसके बाद जो कंट्री सेल्फ गवर्निंग नहीं थी उन सबको ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत रखा था। बट समय के साथ साथ सबने अपनी गवर्नमेंट बनाई और साथ के साथ सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया। सो अब ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक यूनाइटेड नेशंस की एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है, या यूं कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का जुडिशियल ऑर्गन ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसने अपना काम करना 1946 से शुरू किया था। साथ के साथ ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। 1920 में लीग ऑफ नेशंस के द्वारा परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाया गया था, जिसका सक्सेसर क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन सेक्रेटेरिएट, वी ऑल नो हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डे टू डे काम कैसे होंगे, फाइल्स कहाँ स्टोर होंगी, समय पर किस फाइल की जरूरत है, इन सबको गवर्न करने के लिए हर एक चीज का सेक्रेटेरिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने इंडिया में भी पार्लियामेंट के अपने सेक्रेटेरिएट है। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस का एक मेजर कंपोनेंट है सेक्रेटेरिएट, जो कि हर एक कंट्री हो गई या जो सेक्रेटरी जनरल है, और साथ के साथ बात कर लें कि जितने भी इंटरनेशनल यूएन के स्टाफ से सब सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत आते हैं। ये डे टू डे काम करने को इनको अपॉइंट किया जाता है डे टू डे वर्क करने के लिए। अब बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल की। यूनाइटेड नेशंस के करंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। ये था हमारा यूनाइटेड नेशंस के बारे में डेप्थ में हमने समझ लिया। अब जो आज का न्यूज आया है ना वो बात करता है इसमें रिफॉर्म्स की। गुड बिगनिंग सेज इंडिया ऑन यूएनएससी रिफॉर्म डॉक्यूमेंट। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका एम्बिट बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, जो रीजनल डिस्पैरिटीज है कि मेजर 5 कंट्रीज ही रिप्रेजेंट कर रही हैं या मेजर 5 कंट्रीज ही इसका पार्ट है, उस चीज का एक मोनोपोली खत्म करने के लिए और हर एक रीजन से एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए परमानेंट काउंसिल में भी, उस चीज को लेकर के कंटिन्यू डिमांड कर रहा था इंडिया। उसी रिगार्डिंग एक रिफॉर्म डॉक्यूमेंट पेश किया गया है। सो यही ये न्यूज आर्टिकल बता रहा है। सो इससे हमने रिलेट करके यूनाइटेड नेशंस को बहुत डेप्थ में समझ लिया। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल यूएन से एक ना एक क्वेश्चन आइदर प्रीलिम्स में और मेंस में देखने को मिलता ही है। सो यूनाइटेड नेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Next is Zelensky meets Modi in US, expresses gratitude for efforts toward peace. Basically
ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस विजिट पर थे। उसी दौरान उन्होंने जेलेंस्की यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव से भी मीटिंग की। इस रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि जो यूक्रेन है वो अप्रिशिएट करता है इंडिया के एफर्ट्स कि किस तरह से इंडिया प्रमोट कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर को खत्म किया जाए और वर्ल्ड लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिश हो सके। इस दौरान जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है या जो इंडिया फॉलो कर रहा है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने वाली बात, इस चीज को डिस्कस नहीं किया गया। यूक्रेन को इससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यूक्रेन ने पिछले विजिट, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन विजिट पर गए थे, तब यूक्रेन के हेड ने कहा था उनसे कि अगर आप अपनी पॉलिसी में चेंज कर रहे हो, मतलब कि अगर आप रशिया से चीजों के इंपोर्ट को कम करोगे तो रशिया को पैसा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अगर वॉर की फंडिंग ही नहीं होगी तो रशिया अपने वॉर को खत्म करने वाली सिचुएशन में आ जाएगा। इस रिगार्डिंग उन्होंने ड्यूरिंग विजिट कहा था, बट अभी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि इंडिया एक अच्छा मूव उठा रहा है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स ला रहा है पीस को स्टैब्लिश करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल कुछ समय पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने भी एक 4 पॉइंट फॉर्मूला बताया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि टेबल में दोनों कंट्रीज का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम पीस प्रोसेस चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन खत्म हो जाए, तो फर्स्ट थिंग नेगोशिएट करने की जरूरत है दोनों कंट्रीज के साथ, मतलब कि यूक्रेन भी प्रेजेंट होना चाहिए, साथ के साथ रशिया भी प्रेजेंट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बैटल फील्ड पर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होते, मतलब कि अगर आप चाहो कि वॉर कंटिन्यू चलता रहे और साथ के साथ नेगोशिएशन भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन थर्ड थिंग इज इंडिया अपनी साइड से सिर्फ मेडिएटर का रोल प्ले नहीं करेगा, इंडिया अपना 100% एफर्ट्स लगाएगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में पीस एस्टैब्लिश हो सके। इस तरह के स्टेप्स को जेलेंस्की ने अप्रिशिएट किया है। उनका मानना यह है, उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिखाया है हमारे एफर्ट्स को कि हम किस तरह से वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज HC बार्स अपलोडिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑन सोशल मीडिया साइट्स। बेसिकली हम सब जानते हैं कुछ समय पहले ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि उनकी जो हियरिंग्स होती है, जो जजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उन सब की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है यूट्यूब में या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट पर। सो उसी के रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने इस चीज पर बार लगाया, मतलब कि अब अभी कुछ समय के लिए इस प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए रोका गया है, साथ के साथ उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड नहीं करनी है। ये डायरेक्ट जो है ये डायरेक्ट अभी से ही इफेक्टिव बनाया जा रहा है और साथ के साथ ऑर्डर भी दिया गया है कि जो प्रीवियस लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग को अपलोड किया गया है उसे भी हटा दिया जाए। प्राइवेसी को देखते हुए ये स्टेप्स उठाया गया है। बेसिकली जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने ये न्यूज डिस्कस की। नेक्स्ट इज सेंटर टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट ऑन अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। हम सब जानते हैं इंडिया में पॉवर्टी एलिवेट करने की बात की जा रही है कि हम ऐसे कौन से स्टेप्स उठाएं कि इंडिया की पॉवर्टी खत्म की जाए। सिमिलरली एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें कि अर्बन पॉवर्टी एलिवेट करने की बात की जा रही है। बेसिकली ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है जिसमें अर्बन सिटीज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करेंगे और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएंगे ताकि वहां की पॉवर्टी कम हो सके। Next is auditors must ensure digital infrastructure is open to all मुर्मू। बेसिकली रिसेंटली अभी एक एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की मीटिंग हुई थी। ये एक रीजनल ग्रुप्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑडिटर्स को लेकर के बात करता है। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की। उनका मानना ये है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑडिट के लिए अवेलेबल है वो सबके लिए ओपन रहना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एसओसाई इंस्टीट्यूशन को समझना। ये एक रीजनल ग्रुप्स का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सुप्रीम ऑडिट्स को लेकर के बात करता है। ये फोकस करता है कि ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पूरे एशिया में ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को बनाया जाए, कंट्रीज जो है आपस में कोऑपरेट करें, इम्प्रूव करें, ऑडिट स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश करें। इसे हमने 1979 में बनाया था और आज की डेट में इसमें 48 मेंबर्स प्रेजेंट है। अगर बात किया जाए तो 1977 में फिलिप्स की जो ऑडिटर एजेंसी है उन्होंने इसका प्रपोजल दिया था कि हमें ऐसा एक इंटरनेशनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें सारे रीजनल जो कंट्रीज हैं वो उसकी पार्ट बने और फोकस करें कि कैसे हमें आने वाले समय में ऑडिट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, पब्लिक ऑडिट्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना है।
साथ के साथ बात की जा रही है कि आने वाले समय में मतलब कि 2024 से लेके 2027 तक इंडिया को इसकी मेंबरशिप बनाई जाएगी। मतलब कि जो इंडिया के कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। हर 3 साल के लिए टर्म प्रोवाइड किया जाता है, चेयरमैनशिप प्रोवाइड करने की बात की जाती है। सो आने वाले समय में 2024 से 2027 तक की मेंबरशिप किसको दी जाएगी? इंडिया के कैग को। सो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका नाम है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। जो ऑडिट, हर एक कंट्री के ऑडिट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन है। एशियन कंट्रीज में जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबका एक अम्ब्रेला स्कीम है, या यूं कह सकते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काम करता है ऑडिट को और भी ज्यादा सुधार लाने की बात करता है। अभी करंट में presently the auditor general of the national audit office of China is the secretary general of ASOSAI। प्रेजेंट में अगर इनकी सेक्रेटरी की बात करें तो प्रेजेंट में चाइना के सेक्रेटरी जनरल ही और इसके कह सकते हैं सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट इज MP कैबिनेट सेट्स MSP फॉर सोयाबीन परचेस एट 4,892। हम सब जानते हैं इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मिनिमम प्राइस है जो कि फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई ग्रेन्स के लिए। ये एक हमारी जो इंडिया में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, बेसिकली CACP है, वो रिकमेंड करती है कि कौन सी वीट के लिए या कौन सी क्रॉप के लिए कितना MSP गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। फॉर देखो इसको और डिटेल में समझते हैं। जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स से ग्रेन्स को परचेस करती है। सो उस दौरान एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंड की जाती है CACP के द्वारा, जो कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करके गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि आप इस प्राइस पर फार्मर्स से क्रॉप परचेस कर सकते हो। इसको जो CACP के द्वारा रिकमेंडेड प्राइस है उसे रिलीज किया जाता है CCEA के द्वारा, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव करती है कि आखिर फाइनल प्राइस क्या होगी। इंडिया में 22 क्रॉप्स पर MSP प्रोवाइड की जाती है और साथ के साथ एक जो शुगर केन है उस पे फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस प्रोवाइड की जाती है। बात करें कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सो इसका एक फॉर्मूला है A2 प्लस FL प्लस C2। मतलब कि कंसीडर किया जाता है कि जितनी भी सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सारी चीजें जितनी फार्मर ने इनपुट लगाने के लिए जितना एक्सपेंडिचर किया है, उसको साथ के साथ लेबर फोर्स, मतलब कि जो फार्मर के फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी करीबी लोग हैं जिन्होंने उस लैंड में काम किया है क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको कितना, जो अनपेड लेबर है उनको कितना कॉस्ट आने वाले समय में पे होता अगर वो कहीं पे एज अ एम्प्लॉय वर्क करते। सो साथ के साथ उसको इंक्लूड किया जाता है। और लैंड को अगर रेंट पर देता फार्मर तो उसमें से कितनी उसको इनकम जनरेट होती, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। हमारे लिए ये फॉर्मूला इतना काम का नहीं है, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस मैंने डिस्कस किया कि जितना भी किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए जो भी इनपुट कॉस्ट लगती है, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। जो अनपेड वर्कर्स है उनको क्या वेज मिल सकती थी वो कैलकुलेट किया जाता है। साथ के साथ अगर फार्मर की लैंड को रेंट पे लगाया जाता तो उसमें से कितना रेंट मिलता उसको कैलकुलेट किया जाता है। इन सब चीजों को मिलाकर जो कॉस्ट आती है उस हिसाब से हमें रिकमेंडेशंस मिलती है कि आपको MSP, गवर्नमेंट को कितनी MSP फिक्स करनी है। उसी रिगार्डिंग एक न्यूज आई है कि MP गवर्नमेंट ने सोयाबीन के लिए समथिंग 4800 MSP रिलीज की है, लेकिन फार्मर्स की साइड से कंटिन्यू प्रोटेस्ट आ रहे हैं, कंटिन्यू अपील्स आ रही है कि इतना कम MSP ना सेट किया जाए, अप्रोक्स 6000 MSP सेट किया जाए। हमारे लिए ये सारे जो नॉर्मल वेरिएंट डेटा है ना कि आए दिन जो चेंज होते रहते हैं, MSP को लेकर के कितनी MSP है या फार्मर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है MSP को समझना, कौन सी इंस्टीट्यूट ये रिकमेंड करती है, कौन सी इंस्टीट्यूट इसको फाइनलाइज करती है, और इंडिया में कितने क्रॉप्स के लिए MSP रिलीज किया जाता है, और फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस कितने क्रॉप के लिए रिलीज किया जाता है। ये सारी चीजें हमने डेप्थ में समझ ली। नेक्स्ट इज
आर्मी टू रिसीव अपाचे चॉपर्स इन दिसंबर, डिप्लॉय LCH इन लद्दाख नेक्स्ट ईयर। बेसिकली अपाचे को लेकर के न्यूज आई है। हम सब जानते हैं कि हम अपाचे यूएसए से मंगवा रहे हैं। इसी रिगार्डिंग न्यूज आई है कि आने वाले समय में आर्मी में अपाचे को डिप्लॉय किया जाएगा। इस चीज को लेकर के डिले होता रहा है, मतलब कि हमारे पास पहले से ही आ जाने चाहिए थे, लेकिन सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम देखी गई, मतलब कि सप्लाई चेन प्रॉपर फंक्शन नहीं की, इसलिए ये इसका जो डिलीवरी है, अपाचे चॉपर्स की जो डिलीवरी है वो डिले होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज नॉट फॉलन, लेबर सर्वे। बेसिकली एक सर्वे आता है जिसे बोला जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये एक सर्वे है जो कि NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये मॉस्पी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट टाइम 2017 में ये सर्वे रिलीज किया गया था। अब रिसेंटली एक साल के टाइम पीरियड का सर्वे अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। ये हमें कुछ चीजों के एस्टिमेट्स बताता है। फॉर एग्जांपल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक्टिविटी स्टेटस। एक एक करके समझते हैं। किसी भी कंट्री में जितनी लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स मतलब 15 साल से ऊपर के लोग जो कि विलिंग है काम करने को, जिनकी इच्छा है काम करने को, उन सबकी पॉपुलेशन को हम रखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। मतलब कि लेबर बनने के लिए कितनी पॉपुलेशन उत्सुक है, कितने लोग इच्छुक हैं। नेक्स्ट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। उस लेबर फोर्स में से कितने लोग वर्क फोर्स में इन्वॉल्व है या कितने लोग एम्प्लॉयड है, उसे बोला जाता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। देन नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, और उस लेबर फोर्स में से कितने लोगों को अभी भी काम नहीं मिला है, इस चीज को लिखा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंतर्गत। मेजरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो काम है वो इन 3 चीजों पर फोकस करना है। ये 3 चीजों का डेटा हमें प्रोवाइड करना है। अब बात करते हैं एक्टिविटी स्टेटस की। एक्टिविटी स्टेटस के अंतर्गत अब बात करते हैं एक्टिविटी स्टेटस की। एक्टिविटी स्टेटस मतलब कि कोई भी लेबर या कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन को साल भर में कितने दिनों के लिए काम अवेलेबल था, उसको बोला जाता है एक्टिविटी स्टेटस। बेसिकली 2 चीजों को कंसीडर करता है। पहला एनुअल, मतलब कि 365 डेज में से किसी भी लेबर ने या किसी भी एम्प्लॉयड पर्सन ने कितने दिन काम किया है, पहला। दूसरा है करंट वीकली स्टेटस। इसके अंतर्गत 7 डेज के डेटा को कंसीडर किया जाता है कि 7 दिन में से किसी भी एम्प्लॉयर ने कितने दिन काम किया। ये जो डेटा है ये रिलीज किया गया है। इसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना तो गिरा है ना बढ़ा है, ये एक नॉर्मल एवरेज रेट में ही देखा गया है। जितना पहले था उतना ही अभी भी है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज्ड है। साथ के साथ ये देखा गया कि एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में लोग बढ़े हुए हैं, मतलब कि पीपल इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी डेटा अनचेंज्ड है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। देन नेक्स्ट न्यूज इज अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, अ न्यू बिगनिंग इन श्रीलंका। ये जो न्यूज है वो श्रीलंका को लेकर क्या है, ये एडिटोरियल ये बात करता है। हम सब ने डिटेल में डिस्कस किया है कि श्रीलंका में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, उसके बाद वहां पे नई प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, नए प्रेसिडेंट हमारे सामने आए, उनसे कई सारी अपेक्षाएं की जा रही है कि वो करप्शन को खत्म करें और कंट्री में स्टेबिलिटी लाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ लाएं, एम्प्लॉयमेंट लाएं और इन्फ्लेशन को भी अंडर कंट्रोल करें। सो उसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज द NCRF एज अ फ्रेमवर्क फॉर वेल राउंडेड एजुकेशन। इसमें बात की जा रही है NCRF, दैट इज नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। हम सब जानते हैं 2020 में हमने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। उसके अंतर्गत कई सारे प्रोविजन थे, जैसे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। स्कूल एजुकेशन में हमने डिसाइड किया कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% लाएंगे। वहीं हमने हायर एजुकेशन में डिसाइड किया कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% लाएंगे। 2030 तक का हमने टारगेट दिया इन चीजों के लिए। उसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर सामने आया था वो आया था नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को लेके। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत बच्चों को अपने क्रेडिट्स इकट्ठा करने की अपॉर्चुनिटी दी गई। स्कूल के दौरान, हायर एजुकेशन के दौरान, या फिर यूं कह ले स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के दौरान, अलग अलग समय के दौरान बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के दौरान कई करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, या एनसीसी के कैंप्स हो गए। इन सब वर्क के दौरान जो भी सर्टिफिकेट वो कलेक्ट करते हैं, अब स्टूडेंट्स के पास एक यूं कह सकते हैं कि क्रेडिट फ्रेमवर्क अवेलेबल होगा, जिसके तहत जो भी क्रेडिट्स उन्हें अवेलेबल होंगे वो उसे एज अ डिपॉजिटरी मतलब अपने पास इकट्ठा करके रख सकते हैं, स्कूल लेवल पर, हायर एजुकेशन लेवल पर, साथ के साथ स्किलिंग के लेवल पर। इन सब की हेल्प से क्या होगा कि एक पर्सन का जो पोर्टफोलियो है ना वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा कि समय समय पर उसने अपने ऊपर क्या क्या काम किया है, किन एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहा है, जिससे कि एक बैकिंग मिल जाएगी जो हम अपने इंटरेस्ट वाले सेक्शन में लिखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इन चीजों में। सो अगर हमने उससे रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया या स्किलिंग कर ली अपने आप की, सो उससे हमारा पोर्टफोलियो और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। और जो इंडिया में आए दिन बात की जाती है कि इंडिया के लोगों में स्किल्स की कमी है, वो भी हमें इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट इज व्हाई द फैक्ट चेकिंग यूनिट वाज इनवैलिडेटेड। रिसेंटली महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट को डाउन कर दिया। इसे डिटेल में समझते हैं। इंडिया में 2020 में आईटी रूल्स लाए गए थे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल्स लाए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग दो तीन की प्रोविजंस को हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रोविजन था सेफ हार्बर का, मतलब कि जो भी इंटरमीडियरीज है, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे, इन सबको एक सेफ हार्बर का प्रोविजन दिया गया। मतलब कि अगर ये इंटरमीडियरीज गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए हुए रूल्स को, रेगुलेशंस को, सेट ऑफ रूल्स को प्रॉपर फॉलो करती है तो उनके ऊपर कोई भी केस नहीं फाइल हो सकता। ऐसा होता है ना कि अगर इन सब ने कोई पोस्ट की, अगर उस पोस्ट के कारण कुछ नुकसान हुआ तो ये जो इंटरमीडियरीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो सेफ हार्बर के प्रोविजन में यही कहा गया कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई, पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन फैक्ट चेक यूनिट्स, मतलब कि जैसे जो इंटरमीडियरीज है, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब में फेक न्यूज, एंटी गवर्नमेंट चीजें काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर रोल आउट होती है। मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, इन सारी चीजों को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आईटी रूल्स 2020 में एक प्रोविजन लाया गया जिसे बोला जाता है फैक्ट चेकिंग यूनिट्स। मतलब कि गवर्नमेंट एक यूनिट बनाएगी जो कि पब्लिश की हुई न्यूज़ेस को, सोशल मीडिया पर कोई भी चीज को चेक करेगी कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या फिर फेक है और मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर वो इंफॉर्मेशन फेक दिखी तो विद इन द 36 आवर्स उस इंटरमीडियरी को वो न्यूज अपने प्लेटफॉर्म से हटानी पड़ेगी। इसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है कि जैसे कि एक पर्सन के पास राइट होता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत कि वो फ्रीली अपने एक्सप्रेशन, बिलीफ, थॉट को एक्सप्रेस कर सकता है, उसी रिगार्डिंग बात की जा रही है। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, पब्लिक मोरालिटी हो गई, नेशनल इंटरेस्ट हो गया, हमारे फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन हो गए, ऐसी चीजें बस खराब नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप अपना फ्रीडम टू एक्सप्रेस इजिली यूटिलाइज कर सकते हो, इजिली अपने थॉट्स को, बिलीव्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर हम एक ऐसी यूनिट बना रहे हैं जिसमें हमने सिर्फ टर्म यूज किया है मिस फेक न्यूज या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, सो ये जो टर्म्स है ये एक वेग टर्म्स है, मतलब कि बहुत बड़े अम्ब्रेला टर्म्स है। किसी भी न्यूज को आप फेक कंसीडर करके या मिस इन्फॉर्मेशन कंसीडर करके हटा सकते हो। सो ये पर्सन की, किसी भी इंसान की राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एब्रिच कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हाईकोर्ट ने इसे इनवैलिडेट किया है। उसका मानना ये है जो फैक्ट चेकिंग यूनिट्स बनाई जा रही हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा ही बनाई जा रही हैं, वो गवर्नमेंट के फेवर में ही काम करेंगी। तो इससे पर्सन के जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इसी रिगार्डिंग उसे इनवैलिडेट घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट इज
what are retractions and why do they matter? बेसिकली रिट्रैक्शन एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन पीएचडी कर रहा है, पीएचडी के दौरान उसे अपनी स्टडीज को, अपनी थीसिस वगैरह को पब्लिश करना पड़ता है, अपने साइंटिफिक पेपर्स को पब्लिश करना पड़ता है. उसी दौरान एक बढ़ती हुई प्रैक्टिस देखने को मिली कि एक पर्सन जो पीएचडी कर रहा है वो साल भर में 300 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स को पब्लिश कर रहा है. बट ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि एक पेपर को लिखने में, एक थीसिस कंडक्ट करने में महीने लग जाते हैं. सो अपनी एक पोर्टफोलियो को और बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम बढ़ाने के लिए फेक साइंटिफिक पेपर्स को पब्लिश किया जा रहा है. सो उसी रिगार्डिंग एक मैकेनिज्म है जिसे बोला जाता है रिट्रैक्शन. रिट्रैक्शन के अंतर्गत अगर कोई भी ऐसा पेपर जो उस इंस्टीट्यूट की वैलिडिटी को, मेरिटोक्रेसी को खत्म कर रहा है, उस साइंटिफिक पेपर्स को कैंसिल आउट कर दिया जाता है. इस प्रोसेस को बोला जाता है रिट्रैक्शन. हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है रिट्रैक्शन, जो हमने डेप्थ में समझ लिया. आने वाले समय में इंस्टीट्यूट के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है, सो इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस तरह के साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करने के पीछे भगे हुए हैं. वो अपनी मेरिट्स को, अपनी जो एक मेरिटोक्रेसी होती है, एक इंस्टीट्यूट का यूं कह सकते हैं जो इमेज है, उससे उनकी इमेज खतरे में जा रही है. इसलिए रिट्रैक्शन की प्रैक्टिस बढ़ती हुई नजर आ रही है. नेक्स्ट इज हाउ बीएमआई इज बिकमिंग एन इनएडिक्वेट मेजर फॉर हेल्थ. एक बॉडी मास इंडेक्स है जिसके अंतर्गत वेट और हाइट के रेशियो को मापा जाता है और उस हिसाब से देखा जाता है कि क्या पर्सन की हेल्थ सही है, क्या पर्सन माल न्यूट्रिशन है, क्या पर्सन ओवरवेट है, या उसको आने वाले समय में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. सो इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया बीएमआई को लेकर के ही. हमारे लिए पूरा एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही समझना इंपॉर्टेंट है कि बॉडी मास इंडेक्स के अंतर्गत वेट टू हाइट मेजर किया जाता है, जिस हिसाब से डेटा निकाला जाता है कि कौन से पर्सन कितने हेल्दी हैं या कितने अनहेल्दी हैं. नेक्स्ट इज प्रीलिम्स रिवीजन की ओर बढ़ते हैं. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, फर्स्ट वन. Recently, Prime Minister emphasized that the Pradhan Mantri Vishkarma Yojana embodies the spirit of सम्मान, सामर्थ्य एंड समृद्धि. मतलब कि जो सम्मान, रिस्पेक्ट की बात की जाती है, सामर्थ्य, कैपेबिलिटी की, एंड समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की. इस स्कीम के अंतर्गत बात की जा रही है कि इस स्कीम के अंतर्गत हमने 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को कंबाइन किया है और बात कर रहे हैं हम उन पे वर्क करने की. It aimed to provide comprehensive support to artisans and craft people engaged in traditional trades, thereby empowering them and promoting their livelihood. इस स्कीम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट्स और क्राफ्ट पर्सन्स को उनको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाने की बात कर रहे हैं, उनको और स्किल्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है. इसके अंतर्गत 18 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे हो गया कारपेंटर, हो गया ब्लैक स्मिथ, हो गया आर्मरर, हो गया पॉटर, हो गया गोल्ड स्मिथ, हो गया. मतलब कि अलग अलग पर्सन जो कहीं ना कहीं आर्ट से रिलेट करते हैं, क्राफ्ट से रिलेट करते हैं, उन सबको हमने कंबाइन किया है. उन सबके लिए हमने एक योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम. इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखा जाए तो एमएसएमई ही इसे इम्प्लीमेंट करेगी. बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की बात की जाए तो उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ के साथ मार्केट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम किन लोगों के लिए अवेलेबल है? दैट इज आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. देन नेक्स्ट इज संत तुकाराम महाराज. महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर कहा जा रहा है कि उसे अब संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट बनाया जाएगा. हमारे लिए संत तुकाराम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. संत तुकाराम भक्ति मूवमेंट के एक फिलोसफर रहे हैं जो कि शिवाजी महाराज के भी कंटेम्पररी रहे हैं. यूपीएससी में अक्सर कंटेम्पररी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संत तुकाराम किसके कंटेम्पररी रहे हैं या किस फील्ड से रिलेटेड रहे हैं. सो पहला चीज, संत तुकाराम शिवाजी महाराज के कंटेम्पररी रहे, साथ के साथ ये भक्ति मूवमेंट से रिलेशन रखते हैं. इन्होंने अभंगा डिवोशनल पोएट्री को बनाया था. अभंगा मतलब कि ये जो पोएट्री है ये लॉर्ड विष्णु के अवतार, जिसे विठल स्वामी भी बोला जाता है, उसको डिवोटेड है.
हिज वर्क्स कंट्रीब्यूटेड टू द भक्ति मूवमेंट। इनका वर्क, फेमस वर्क है तुकाराम गाथा, जो कि भक्ति मूवमेंट को और भी बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ चढ़कर एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट इज UAPA, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसके अंतर्गत बात की गई है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो मैंडेटरी है कि आप 14 दिन के अंतर्गत किसी भी पर्सन का प्रोसिक्यूशन कंप्लीट कर ले। रिसेंटली हमें बढ़ते हुए ट्रेंड नजर आए हैं कि जिन लोगों को हम गिरफ्त में लाते हैं UAPA एक्ट के अंतर्गत, उनका प्रोसिक्यूशन कहीं ना कहीं डिले होता जा रहा है। सो इसीलिए ये न्यूज आया है कि ये एक डिस्क्रिशनरी नहीं है बल्कि एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर किसी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है इस एक्ट के अंतर्गत, सो उसका प्रोसिक्यूशन आपको 14 डेज के अंतर्गत कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज जिंजी फोर्ट। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत नॉमिनेट किया गया है जिंजी फोर्ट को। जिंजी फोर्ट जो है वो तमिलनाडु के वल्लभपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसका अगर अपन सिग्निफिकेंस देखें तो हिस्टोरिकली इसे 1200 CE में कृष्णागिरी में अनंत कोन, जो कि कोनर डायनेस्टी को बिलोंग करते, उन्होंने बनाया था। बाद में इसमें रिनोवेशन करवाया था विजयनगर एम्पायर ने। फिर छत्रपति शिवाजी का भी इस फोर्ट पर आधिपत्य रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, जिंजी फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में स्टैब्लिश्ड है। इसे ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसे हासिल करना या इस पर विजय हासिल करना इतना आसान नहीं था। नेक्स्ट इज वर्ल्ड राइनो डे। सितंबर 22 को वर्ल्ड राइनो डे अब मनाया गया। पूरे वर्ल्ड में 5 राइनोस की स्पीसीज देखी जाती है। इंडिया में सिर्फ एक पाई जाती है जिसे बोला जाता है वन हॉर्न राइनोसोरस। इसका अगर IUCN स्टेटस देखा जाए तो ये वल्नरेबल है बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। इन रीजन्स में हमें वन ऑन राइनो देखने को मिलता है। मानस नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा, गांधी ओरांग, देन पोबितरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, यहाँ पर हैबिटेट है वन ऑन राइनोसोरस का। थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशनशिप बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन।